स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में जो करियर को लेकर सवाल उठते हैं, उन सवालों का वो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनसे परिचय करा दें। भोपाल से राजीव लोचन सेन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो RLS इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ में हमारे साथ अखिल श्रीवास्तव हैं, जो 12th के स्टूडेंट हैं। तो लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए राजीव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप इस प्रोफेशन में कब से टीचिंग कर रहे हैं, कुछ थोड़ा अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बुलाने के लिए। थैंक यू। लगभग आपका भी आने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में 6 साल से निरंतर हम काम कर रहे हैं जी। क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, एजुकेशन का, ग्रेजुएशन का, तो शिक्षा गेट के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ऐसा मेरा ख्याल आया कि पढ़ते पढ़ते जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अपने दोस्तों को भी पढ़ाया करता था, और साथ में जब मैं पढ़ाया करता था वो जो इंटरेक्शन होता था, वो जो माहौल होता था, तो पढ़ते पढ़ते वो कुछ यूँ अच्छा बन जाता था। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए, और फिर मैंने इस शिक्षा के क्षेत्र को ही अपना प्राथमिक क्षेत्र बनाया और इसमें ही मैं 6 वर्षों से निरंतर कार्यरत हूँ सर जी। जैसे कि आपने बताया राजीव जी, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और आपने अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाया या अपने दोस्तों को पहले पढ़ाया। आपको लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि आप जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। क्यों लगा आपको कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए ताकि बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया जा सके? सर, कहीं ना कहीं वो दोस्तों का रिस्पॉन्स, छोटे छोटे बच्चों का, और फिर हमारे साथ के जूनियर्स का, कलीग्स का रिस्पॉन्स देखते हुए, और फिर आसपास का माहौल देखते हुए कि कोचिंग में इतनी भीड़ रहती है, बच्चे 50-50 की संख्या में बैठते हैं, जहाँ जो पीछे बैठ रहे हैं बच्चे उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये सब देखते हुए ही मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन करना जरूरी समझा, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने फिर स्टार्ट किया। और समय समय से जैसे जैसे संख्या बढ़ती रही, दोस्तों के साथ, टीम के साथ हमारी टीम बढ़ती रही, और इस क्षेत्र में हम निरंतर कार्यरत करते रहे। कितने साल हो गए राजीव जी आपको कोचिंग क्लास संचालित करते हुए, और क्या खास है आपकी कोचिंग में? सर, शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करते हुए लगभग 6 वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 वर्ष हो गए हैं। और ख़ास ये है सर कि हम बच्चों से 2 वे कम्युनिकेशन रखते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं, और टाइम में एजुकेशन के साथ साथ उनको वो मोटिवेशन, उनको वो डेडिकेशन और वो सही मार्गदर्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें एजुकेशन के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को आजकल। चलिए अखिल, आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए, कौन सी क्लास में हैं, क्या कुछ करते हैं आप? सर, मैं 12th क्लास में हूँ। मैं कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ, एंड मैं फ़िलहाल RLS का स्टूडेंट हूँ। स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं अखिल, आपको कहीं ऐसा लगा कि ये स्कूल की जो पढ़ाई है वो कहीं कम है, आपने कोचिंग क्लास का निर्णय क्यों किया कि कोचिंग जाना चाहिए? सर, स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट होने की वजह से सब पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद मेरे भी काफ़ी डाउट्स थे, मेरे मार्क्स ग्रेजुअली कम हो रहे थे। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी थी उस समय, RLS जी, तो उनके डाउट्स काफ़ी क्लियर हो रहे थे। उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया, तो मैंने भी डेमो क्लासेस ली। उसके बाद फिर मुझे भी ग्रेजुअली इंक्रीज देखा अपने मार्क्स में, तो इसलिए। नहीं, जब पहले आप कोचिंग नहीं जाते थे और अब आप जब कोचिंग जा रहे हैं, कितने समय से जा रहे हैं, क्या उतने बीच में वो फ़र्क जो आपको महसूस हुआ है? सर, मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है, काफ़ी चेंजेस भी आए लाइफ में, क्योंकि पहले सिर्फ स्कूल में पढ़ाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, नो डाउट, लेकिन वो एक वे नहीं बताते कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे RLS का ये लगता है कि जैसे हर वीक हमारे टेस्ट होते हैं, तो मेरे हिसाब से हर बच्चा पूरे साल अपना बेस्ट नहीं दे सकता है, वो कभी ना कभी उसके कम मार्क्स आएंगे, डीमोटिवेट होगा। लेकिन RLS की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हमें महीने में 1-2 बार
किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करते हैं। कोई फैकल्टी होती है या कोई सीए हो गया, कोई सीएस हो गया, उन्हें बुलाया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं हमारे साथ, तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उससे, तो हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम जो सोचते हैं कि कोचिंग क्लास में काफ़ी बड़ी तादाद होती है, और क्या आप जो पर्सनल अटेंशन आपको मिलता है यहाँ पर, और किस तरह से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं? सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं कोचिंग में भी, लेकिन उनके भी बैच डिवाइडेड हैं। जैसे अगर कॉमर्स में 60 to 70 बच्चे हैं, तो एक क्लास में मुश्किल से 20 के बैचेस डिवाइड हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें पूरा अटेंशन मिलता है। और अगर एग्ज़ाम करीब आ रहे होते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज हो जाती हैं, तो हमें बाकायदा सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कितने स्ट्रीम्स आपके यहाँ हैं इस कोचिंग क्लास में, और कितनी फैकल्टीज़ यहाँ पर काम करती हैं? सर इंस्टीट्यूट में लगभग 15 से 16 फैकल्टीज़ हैं। अगर हम स्ट्रीम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ स्ट्रीम चाहे आप साइंस ले लीजिए या कॉमर्स ले लीजिए, साइंस में भी मैथ्स बायो ले लीजिए, दोनों के लिए स्ट्रीम दोनों ही स्ट्रीम है, और आर्ट्स भी स्ट्रीम है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं साइंस की स्पेशली, तो साइंस स्ट्रीम में हमारे पास मैथ्स की फैकल्टीज अलग होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की फैकल्टी अलग होती है, बायोलॉजी की फैकल्टीज अलग होती है, और ये सारी ही फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इसका भी फायदा मिलता है, जिससे बच्चे ग्रेजुअली क्या बोलते हैं मार्क्स बहुत बढ़िया गेन करते हैं। बिल्कुल, आप खुद टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए हैं, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का महत्व कितना समझते हैं, और क्या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसको लेकर भी कोई प्रोग्राम्स हैं? जी बिल्कुल, प्रोग्राम्स है। अगर हम एजुकेशन में बात करें तो हम जब पढ़ाते हैं तो बोर्ड के साथ साथ हम प्रोजेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है, और सही समय पे अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो चाहे वो प्रोजेक्टर हुआ, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हुआ, या पीपीटी से। हाँ, चलिए साहब, मैं समझ सकता हूँ बात को, क्योंकि देखिए टेक्निकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर का आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जो नॉर्मल एजुकेशन है, 11th है, 12th है, इसमें भी जो है बच्चे उस तरफ आकर्षित होते हैं। अखिल, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज का जो दौर है वो टेक्निकल एजुकेशन का है, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस होता है बच्चों का। कहीं आपको लगता है कि एक वो बैलेंस बना के रखना चाहिए कि सोशल मीडिया को भी हमें देखना है, साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है? कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हैं? सर, मैनेज करने के लिए कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार बच्चे जो होते हैं वो उन्हें वो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं। हमने भी किया था, एक टाइम पे डिस्ट्रैक्शन भी होता है, लेकिन हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं। वो कभी भी मना नहीं करती हैं हमें कि सोशल मीडिया यूज़ ना करें। एक्सेसिव यूज़ के लिए ज़रूर मना करते हैं, क्योंकि वो हमारे मार्क्स को अफेक्ट कर सकते हैं। जी, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, क्योंकि हमको तो जो है आज के दौर में जीना भी है, और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और वो कंपटीशन भी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसको भी हमको करना है। अभी बीच में तो एक समय आया था कि लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, आपके साथ भी वो प्रॉब्लम्स आई थी कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, और आज के दौर में क्या इस जो कोचिंग आप जा रहे हैं यहाँ भी आपको वो सब मदद मिलती है? सर बिल्कुल, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड हुआ था। कोविड का जो इतना लंबा पीरियड था, और कोविड के टाइम पे आई वाज इन द 10th क्लास, तो मेरे बोर्ड्स थे, सारे बच्चे डिप्रेस थे, लेकिन बाकायदा बहुत ही छोटे से गैप के बाद ही हमारी क्लासेस वापस से ऑनलाइन चालू हो गई थी। सर ने काफ़ी अच्छे से उसको प्रॉपरली स्केड्यूल किया था, तो हमें बोर्ड्स टाइम था वो, लेकिन उसमें भी हमें बाकायदा कोई टेंशन नहीं हुई, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ विदाउट एनी टेंशन। तो आप भी जो ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी अभी भी संचालित करते हैं, इसका कुछ महत्व है? बिल्कुल सर, इसी क्षेत्र से हमने ऑनलाइन एजुकेशन भी, ऑनलाइन क्लासेस भी चालू करी है, और क्लास का जो ऑफलाइन हमारी क्लासेस होती है कहीं ना कहीं वही हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, बिल्कुल नेचुरल क्लासेस होती है। जिस तरीके से इंटरेक्शन हमारी क्लास में होता है उसी तरीके से इंटरेक्शन हमारा ऑनलाइन क्लास में भी होता है। तो लगभग सभी को साथ लेते हुए हम शिक्षा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, और एक चीज़ और आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है आज के दौर में। टाइम किसी के पास भी नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है।
कैसे आप जो है बच्चों को सिखाते, खासतौर पर पेरेंट्स भी आपके पास आते होंगे कि स्कूल भी जाना है, ट्यूशन क्लास भी जाना है, साथ में बच्चों के साथ खेलना भी है, आजकल सोशल मीडिया भी है, तमाम चीज़ें देखना है, कैसे आप ये प्रबंधन सिखाते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं? सर, टाइम का प्रबंधन तो बहुत ही उपयोगी है और कहीं ना कहीं टाइम का प्रबंधन चाहे वो स्टूडेंट को हो, स्टूडेंट के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी हम बताते हैं कि किस तरीके से टाइम प्रबंधन को लेकर बच्चों के प्रति सजग रहना है, चाहे वो उनका खान पान हुआ या खेल हुआ या मनोरंजन हो, चाहे हम शिक्षा की बात करें, प्रबंधन टाइम प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम प्रबंधन हम बच्चों को बताते हैं किस तरीके से वो इफ़िशिएंट तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, किस तरीके से अपनी इफ़िशिएंसी और बढ़ा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर। चलिए, बिल्कुल एक अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को सुनना चाहिए इसे ध्यान से, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी इस पर ध्यान दें और अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं। अखिल, आपके पास आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि देखिए, पढ़ना भी ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना ज़रूरी है ना? चूँकि 11th 12th आप 12th में हैं, तो ऐसे में तमाम चीज़ें आगे करियर को लेकर भी बहुत सारी चिंताएँ होती हैं, तो ऐसे में आपको खेल भी खेलना है, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना। कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हैं और क्या पेरेंट्स का गाइडेंस होता है, सर का गाइडेंस होता है? सर, पेरेंट्स का तो नो डाउट गाइडेंस होता ही है, क्योंकि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन बहुत सी बार पेरेंट्स इसका ध्यान नहीं भी दे पाते हैं। तो जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं तो सर हमारी मेंटलिटी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों के दिमाग में भी क्या चल रहा है, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत से बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब बहुत से टीचर्स होते हैं, उनका कहना रहता है कि आप सुबह उठिए एंड फिर जो भी है जल्दी उठिए, जल्दी पढ़ाई करिए। लेकिन जो मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो मैंने सर के साथ शेयर करी थी, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता था एंड सुबह मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता था पढ़ाई के ऊपर। लेकिन फिर सर ने काउंसलिंग ली और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि अगर आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा है, आप बाकायदा जैसे इवनिंग का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, आप पावर नैप लीजिए, रात में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड किया, काफ़ी हेल्प की सर ने इस चीज़ में। जी, सर से मैं पूछना चाहूँगा, राजीव जी, करियर काउंसलिंग को लेकर आप क्या कुछ करते हैं? क्योंकि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसे में तमाम पेरेंट्स आपके पास आते होंगे और आजकल तो ये स्थिति हो गई कि कंपटीशन इतनी ज़्यादा हो गई कि पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि किस स्ट्रीम में उनको एडमिशन करवाया जाए, कहाँ आगे बढ़ा जाए, इंजीनियर बना जाए, डॉक्टर बना जाए, किस तरह से आप गाइड करते हैं और उसके लिए स्पेशली क्या आपके पास पेरेंट्स आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, पेरेंट्स आते हैं और समय समय पे हम स्वयं भी बच्चों को समय समय पे करियर काउंसलिंग से लेकर मोटिवेशन से लेकर ये सारा कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो ही बच्चों को मोटिवेट करते हैं और वही सही करियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की इंडिविजुअली, जिससे बच्चों को सही रास्ते में, सही मार्गदर्शन में शिक्षा के लिए वो कंटिन्यू करते हैं। अखिल, आपको लगा कभी करियर को लेकर कंफ्यूजन कि क्या करना चाहिए? आप तो खैर कॉमर्स के हैं, तो शुरू से ही ये डिसाइडेड था कि मुझे कॉमर्स लेना है और आगे क्या करना है आपको? क्या सीए करना है, सीएस करना है, क्या कुछ डिसाइड किया आपने? सर, कभी कभार डाउट्स होते हैं, तो जैसे मेरा पर्टिकुलरली इंटरेस्ट सीए में था, तो वो मैंने सर को शेयर किया था। मैं काफ़ी कंफ्यूज भी था कि मुझे आगे चल के क्या करना है, तो सर ने थोड़ा बहुत मुझे गाइड किया एंड उन सब चीज़ों के बेनिफिट्स बताए। जैसे मुझे कन्फ्यूजन थी सीए करूँ ना, सीए करना है, सीएस करना है या फिर कुछ और करना है बिजनेस फील्ड में, तो काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो पर्टिकुलरली वो ऐसे हमारे लिए काउंसलिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज होता है, तो उससे भी हमारे काफ़ी सारा डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और चलिए अब राजीव जी से पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर अब चूँकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उनको इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और 11वीं 12वीं के साथ साथ तो मुझे लगता है कि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी अब उनके ऊपर वो भी एक स्ट्रेस होता है कि कैसे करना। एग्ज़ाम जब की बात करते कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो जेईई की बात कर लें या फिर मेडिकल की बात करें तो नीट की बात करें, किस तरह से आप क्या उनको प्रिपरेशन करवाते हैं अपनी कोचिंग क्लास में या फिर उनको किसी तरह से गाइड करते हैं? जी बिल्कुल सर, अगर हम बात करते हैं IIT जेईई की, तो हमारे जो 12th के जो टीचर्स हैं वो एक एक्सपीरियंस टीचर्स हैं कि वो बोर्ड क्लासेस, CBSE बोर्ड क्लासेस के साथ साथ जेईई और IIT जेईई के लिए भी उनको
शेयर करते हैं नॉलेज। तो एक समय उनको अतिरिक्त समय दिया जाता है या उसी जी में बिल्कुल, आपको अतिरिक्त समय लेकर उन बच्चों को गाइड किया जाता है IIT JEE के एग्जाम के लिए कि किस तरीके से हम उनका टाइम मैनेज करें और कैसे किस स्तर पे हम उनकी तैयारी करें। अच्छा, इसको लेकर कोई स्ट्रेस भी होता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है, बच्चों को देखा है, पेरेंट्स को देखा है, बातचीत करते हुए देखा है कि अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, स्कूल में जाना है, क्लासेस की तैयारी करनी है, कोचिंग क्लास में जाते हैं, वहाँ भी बच्चा पढ़ता है तो वहाँ भी एक स्ट्रेस होता है कि कैसे मैं इसको क्लियर करूँगा। पहले तो 11th-12th क्लियर करनी है, उसके बाद फिर वो कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर करनी है। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है बच्चों के मन में है फिलहाल पढ़ाई को लेकर और आगे करियर को लेकर, इसको कैसे दूर किया जाए और इसके लिए आप क्या कुछ प्रयत्न करते हैं? देखिए, स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस आजकल सभी स्तर के बच्चों में होता है। अब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण मेन ये बनता है कि बच्चे वो जब एग्ज़ाम टाइम आता है तभी सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करते हैं या प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण उनको ये सिचुएशन आनी पड़ती है उनके सामने। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंस्टीट्यूट है, टीचर्स है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, वो शुरू से ही गाइडेंस बनाए रखती हैं और वीकली टेस्ट के साथ साथ कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा स्टडी मटेरियल और स्टडी बच्चों को दिया जाता है। तो लास्ट एंड मोमेंट में एग्ज़ाम के टाइम आते आते तक बच्चों को इंस्टीट्यूट को किसी भी तरीके से स्ट्रेस को नहीं झेलना पड़ता है। अच्छा, अखिल, आपको लगा कभी कि ऐसा स्ट्रेस आ रहा है और पढ़ाई करना भी ज़रूरी है और पढ़ाई करते समय ऐसा लग रहा है कि कैसे करेंगे, बहुत सारा सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम टाइम आ गया है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है? यस सर, स्ट्रेस होता है बहुत बार, कभी कभार डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बहुत सी बार सर ने हमें बोल के रखा है, काफ़ी फ्रेंडली फैकल्टीज़ हैं तो उन्होंने भी बोल के रखा है अगर कुछ भी ऐसा, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, कन्फ्यूजन है किसी भी तरीके की पढ़ाई के अलावा भी, तो आप शेयर करें। तो अगर हमें कुछ भी स्ट्रेस होता है या फैमिली प्रेशर होता है तो उसमें भी सर काफ़ी बार हेल्प कर देते हैं। चलिए, सर आपसे पूछना चाहूँगा राजीव जी, टेक्निकल एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, ख़ास तौर पर चूँकि देखिए नौकरियां हैं नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कंपटीशन एग्ज़ाम की लोग तैयारियां कर रहे हैं और उसके लिए कैसे अचीव करें। तो ये कहा जाता है कि जितना टेक्निकल एजुकेशन अच्छा होगा कहीं ना कहीं उनको जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। क्या आपके पास लोग आते हैं और किस तरह की बातें होती हैं और आप कितना महत्व समझते हैं? जी, टेक्निकल एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा का हर स्तर में बहुत ही महत्व है। अब तकनीकी शिक्षा होने के साथ साथ हम जॉब तो सिक्योर कर ही सकते हैं और खुद के स्तर में भी कई लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप का जो योगदान है उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बंसल ग्रुप का जो योगदान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से हम सुनते आ रहे हैं और जितने समय हमें हो गया शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए, लगातार बंसल का नाम सुनते आ रहे हैं। चाहे बंसल कॉलेज का हो, चाहे बंसल न्यूज़ का हो, बंसल ग्रुप का जो नाम है हर स्तर में सुनाई देता है। चाहे हमारे जूनियर्स जो बच्चे हैं वो भी बंसल कॉलेज में ही पढ़ते हैं और काफ़ी सारे बच्चे आके हमें यही बताते हैं कि बंसल ग्रुप का जो योगदान है तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में, प्रैक्टिकल उसमें काफ़ी अच्छा बढ़िया प्रैक्टिकल कराया जाता है बच्चों को। जी, अखिल, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, बहुत सी बार जो सेमिनार किए जाते हैं कोचिंग में, तो आई थिंक 2 या 3 बार बंसल ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें हमें उन्होंने हमारे करियर को लेके काउंसलिंग की थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। इस तरीके से काफ़ी हेल्प की थी बंसल ग्रुप ने। अच्छा, आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में बताया है ना कि आप क्या करना चाहते हैं, सीए लेना चाहते हैं, सीएस लेना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या ऐसा भी आपने सोचा कि दूसरे कंपटीशन एग्जाम दिए जाए? सर, कंपटीशन का भी सोचा था लेकिन फ़िलहाल मेरा इंटरेस्ट सीए में है तो मैं सीए परस्यू करना चाहूँगा 12th के बाद। सर, आप क्या इसके अलावा अतिरिक्त जो चूँकि 12th पास करने के बाद जब बच्चे निकल जाते हैं तो उसके बाद के फ्यूचर के लिए या उसके आगे के एजुकेशन के लिए भी आपने कोई प्लान कर रखा आगे के लिए, भविष्य के लिए? शिक्षा में 12th के आगे भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करवाते हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ या एमपीपीएससी हुआ। एमपीपीएससी तक के शिक्षा बच्चों के लिए भी हम शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके लिए क्या अलग फैकल्टीज आपने रखी हुई? बिल्कुल, तकनीकी शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, दोनों के लिए ही हमारे यहाँ शिक्षक अलग अलग हैं। जी, अखिल, आप अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं? क्योंकि देखिए, एक तो बात है कि हम पढ़ रहे हैं,
सभी बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं करियर तो बनाना है। कहीं आपको लगता है कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करना, समय कम है, उस समय में आपको वो अचीव भी करना है, उतनी पढ़ाई भी करनी है, तो लक्ष्य आपका एक निर्धारण, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग समय पर सेमिनार्स में जाकर हमें सब सीखने को मिलता है, कैसे करते हैं? सर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जो मेरा गोल रहता है तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा हमें फैकल्टीज़ जो हमारी टीचर्स हैं उन्होंने ही बताया था, तो हमने उसको फॉलो किया है। तो उनके हिसाब से अपने गोल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक आपका एनुअल गोल होता है, जैसे फ़िलहाल मैं 12th बोर्ड में हूँ, तो एक मेरा एनुअल गोल है कि मुझे स्टार्टिंग से लेकर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह। और एक मेरा जो डेली का रूटीन रहता है, डेली का गोल रहता है कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आज मुझे इतने पेपर को इस चीज़ को रिवाइज करना है। तो इस तरीके से अगर हम डिवाइड करके चलेंगे तो आपको गोल बिल्कुल अचीव होगा, अचीव हो जाएगा। तो आप अकेले पढ़ते हैं या आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं? किस तरह से पढ़ाई करते हैं आप? नहीं सर, मैं अकेले पढ़ना प्रेफर करता हूँ। दोस्तों के साथ तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती, मस्ती ज़्यादा हो जाती है। और टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इनसे दूर हैं? जैसे कई बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमको करियर अचीव करना है तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए हमको। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी ज़रूरी है। नहीं सर, ज़रूरी है बिल्कुल। जैसे मैं सब पे एक्टिव हूँ, तो मुझे ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हाँ, एक्सेसिव यूज़ करेंगे सोशल मीडिया का तो मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया ना भी यूज़ करें तो कोचिंग में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, एंटरटेन्ड रहते हैं। राजीव जी, आप कैसे समझते हैं मोबाइल और तमाम ये जो दूसरे साथ, हालांकि ये कहते हैं कि ये कभी कभी हमको फ़ायदा भी देते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, गेन होती है, लेकिन ये कभी कभी पढ़ाई में बाधक भी बनते हैं, आपको लगता है? और आप किस तरह से मैनेज करते हैं और बच्चों को समझाते हैं इस बारे में? जी, हर शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक चीज़ का एक समान महत्व होता है, लेकिन अधिकता से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए या वो तो उसके लिए हानिकारक भी बिल्कुल, होती है। अति सर्वत्र वर्जयते, है ना? अगर ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमको उसको बैलेंस करके चलना है। अभी देखिए सर, 12th का भी चल रहा है, उसके बाद जेई की एग्ज़ाम है, तो समय बहुत कम है मेरे ख्याल से। इस एग्ज़ाम को करने के बाद फिर उनको उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है और समय बहुत कम होता है, तो उसके लिए स्पेशल अलग से आपने क्लास रखी है? जी बिल्कुल, वो जो 1 महीने का अंतर होता है उसके लिए हम स्पेशल IIT जेई के लिए क्लासेस चलाते हैं सर। जी, अच्छा, एक चीज़ और है, मैं लगातार पूछता रहा हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ जो है बच्चों को गाइडेंस देना, इसके अलावा अगर आप कहें कि कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल देखा जाता है कि मैंने कई कोचिंग क्लासेस में देखा कि वो अपनी ओर से जो है वो गेट टुगेदर रखना, ये तमाम चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट है कोचिंग क्लास का? बिल्कुल जी, शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स समय समय पे, जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का खुद का स्वयं का एक NGO है जो हर महीने में 2 संडे को बस्तियों में जाके कबड्डी जैसा स्पोर्ट्स हुआ और बुकलेट वगैरह, किट वगैरह बांटना हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे भी उन बस्तियों को, जो बच्चे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू के कारण वो रह जाते हैं, तो उन्हें भी प्रोत्साहन करता है। बहुत बढ़िया बात की। मैं आपसे पूछूंगा, एक अखिल, आप भी कुछ बताइए, अपने जैसे जो तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो पढ़ना चाहते, कैसे तैयारी करें, एक आखिरी संदेश। ठीक है सर, ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप दोनों यहाँ आए और आपने तमाम मार्गदर्शन किया हमारे इन दर्शकों को, और इस खास पेशकश लक्ष्य में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का